हेलो एवरीवन। मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन में। तो बच्चों, ये 2024-25 से सेशन की पहली क्लास है। तो आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की गणित के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों को मोटिवेशनल कर देने वाली शायरी लेकर आए हैं। तो पहले हम आपको उसे सुनाते हैं, फिर आगे क्लास चलाते हैं। हो चुका है आगाज रण का, रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो प्यारे बच्चों, आपके रण का आगाज हो चुका है और अब टॉपर वही बनेगा जो हमारे साथ जुड़कर रोजाना लाइव क्लास लेगा, हमारे साथ अपनी गणित, विज्ञान और एसएसटी को कंप्लीट करेगा। तो बच्चों, हम अपनी गणित की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के मन में वास्तविक संख्याओं से पहले आता है संख्याएं यानी नंबर। तो इस चैप्टर में हम नंबर से ही शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है वास्तविक संख्याएं, और दूसरे नंबर पर होते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, हमको अपने वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है, क्योंकि क्लास 10th में वास्तविक संख्याएं चैप्टर हैं और ये सम्मिश्र संख्याओं वाला चैप्टर कक्षा 11वीं की मैथ की गणित की किताब का चौथा चैप्टर है। तो बच्चों, हम इसके बारे में बस इतना ही जानेंगे कि हम लोग इस दोनों में अंतर कर सके। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वे होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसे -1, 0, 1,
1/2, 3, 5/6, 25, पाई आदि। वास्तविक संख्याएं कुछ इस तरीके की होती हैं, जैसे -1, 0, 1, 1/2, 3, 5/6, 25। यानी कि वास्तविक संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, बटे के रूप में भी हो सकती हैं, पाई भी हो सकती है। और सम्मिश्र संख्याओं को केवल हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, वो भी माइनस में, जैसे √-3, √-4, √-8। सम्मिश्र संख्याएं कुछ इस तरीके से लिखी जाती हैं। तो हमारी क्लास में चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। हम वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से जानेंगे और अपने इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। दूसरा अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है। अपरिमेय तो आपको पता ही होगा, पता ही चल गया है, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, √2, और इसमें पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाई को जरूर याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं आदि। और परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये होती हैं कुछ इस तरीके से, -1, 0, जैसे कि तुम्हारा 2 हुआ, जैसे कि -3:2 हुआ, 1/2 हुआ, 5/3 हुआ आदि। यानी कि परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, और बटे के रूप में भी हो सकती है। तो इसको देख के हमारे मन में एक सवाल आया है, वो मैं आपसे पूछता हूँ।
क्या अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को फिर भी सही आंसर बता देता हूँ। कुछ लोगों का जवाब होगा कि नहीं, कि सर अंडर रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंडर रूट में लिखी हर संख्या अपरिमेय नहीं होती। तो अंडर रूट 4 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 और 2। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये अंडर रूट जो होता है ये वर्ग का चिन्ह होता है। यानी कि अंडर रूट 4 है तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। और 2 यानी कि 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्या तीन चीजों में डिवाइड रहती है। ये परिमेय संख्या जो होती है यह 3 भाग में बटी रहती है। इसका पहला भाग होता है पूर्णांक, इसका दूसरा भाग होता है पूर्ण संख्या, और इसका तीसरा भाग होता है प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1 2 1 2। तो बच्चों हमारी पूर्णांक संख्या जो होती हैं वह माइनस इनफाइनाइट से लेके, अब आप कहोगे गुरुजी ये इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट माने मतलब बच्चों अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। तो यह माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक रहती है। पूर्णांक संख्या जो होती है वे माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहती हैं। और प्यारे बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्याओं में ही
पूर्ण संख्या छुपी रहती हैं। यदि हम इन माइनस की संख्याओं को हटा दें तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक रहती हैं। जीरो से लेके अनंत तक रहती हैं। और बच्चों, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं छुपी रहती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में केवल ये 0 हटा दी जाती है। 1 से लेके अनंत तक जो रहती हैं वे प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके 9 तक जो रहती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेके 9 तक जो संख्याएं रहती हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी टॉपिक तो बहुत लंबा होता जा रहा है, हम बोर हो रहे हैं। बच्चों, यदि आपको क्लास 10th में टॉप करना है तो आपको अपना मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। यदि आपको नींद आ रही है तो मुंह पर पानी मारिए, फिर पढ़ने बैठिए। मैं आपको बता देता हूँ ये यहीं खत्म नहीं होता, अभी और आगे तक चलेगा। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। हमारे इस चैप्टर में पूर्णांक संख्याओं का काम है, पूर्ण संख्याओं का काम है और प्राकृतिक संख्याओं का भी। प्राकृतिक संख्याओं को हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा काम प्राकृतिक संख्याओं का ही पड़ेगा। तो बच्चों, हमारी ये प्राकृतिक संख्या जो होती है यह 4 भाग में डिवाइड रहती है। पहले नंबर पे तो यह डिवाइड रहती है सम संख्या। दूसरे नंबर में डिवाइड रहती है विषम संख्या। तीसरे नंबर पे रहती है भाज्य संख्या। और चौथे नंबर पे रहती है अभाज्य संख्या। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो रहती हैं वह 4 भाग में डिवाइड रहती है। पहली है सम संख्या, दूसरा विषम, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य संख्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सम संख्याओं को सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य कौन सी होती हैं। जो हमारी सम संख्याएं होती हैं वह होती हैं 2 4 6
8 डैश डैश डैश, यानी कि आगे आगे को इस तरीके से ही चलती चली जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप नंबर के बारे में सही तरीके से जान जाते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा और आप इसके सारे सवाल यूं ही उंगलियों पे हल कर दोगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब अपनी एक कॉपी लेकर कहीं नोट करके लिख लें। नोट नंबर 1 है सम संख्याओं को टू क्यों। अब आप कहोगे कि गुरुजी टू क्यों ही, टू के साथ क्यों ही क्यों। आप कुछ भी रख लो, 2a रख लो, 2b रख लो, 2c रख लो, 2z रख लो, 2y रख लो, 2q रख लो। इसके ऊपर आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्यों लिया है, सम संख्याओं को 2q रूप में लिखा जाता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी इसे हमें सिद्ध करके दिखाओ, 2 के बाद क्यों लिया, या कोई हम अंग्रेजी का अक्षर क्यों ले। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सिद्ध करके दिखा देता हूँ। 2 के बाद आप क्यों की जगह पे कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 आएगा। 2 एक सम संख्या है, 1 की जगह 8 रख लो, 2 8 16, 16 भी एक सम संख्या है। अब आप कहोगे कि गुरुजी हम तो 17 रखेंगे, तो 17 रख लो, 2 की गुणा 17 में कर लो, 17 दूनी 34, 34 भी एक सम संख्या है। आप कहोगे गुरुजी हम 21 रखेंगे, 21 रख लो, 21 रखोगे तो 2 की गुणा करने पर 42 प्राप्त हो जाएगा, 42 भी एक सम संख्या है। इसी तरीके से ये आगे को चलती चली जाएगी। तो सम संख्याएं आपकी समझ में आ गई होंगी। 2 4 6 8 सम संख्याओं को 2q रूप में लिखा जाता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, q की जगह कोई भी मैथ का अक्षर से 2 की गुणा कर दीजिए, आपको सम संख्या मिल जाएगी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये सम विषम भाज्य और अभाज्य जानना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो अपनी पहली ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको विषम संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। नोट 2 लिखिए। विषम संख्याओं को विषम संख्याओं को 2q + 1 रूप में लिखा जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी 2q + 1 ही क्यों, 2 भी अपनी जगह सही है, +1 भी सही है। आप q की जगह कुछ भी रख सकते हो, a b c d f z कुछ भी। तो अब आप कहोगे गुरुजी इसे हमें थोड़ा सिद्ध करके बताइए, आपने ये ही क्यों लिया 2q + 1। तो मैं आपको बता देता हूँ कि q की जगह पे आप 1 रखेंगे, उसमें +1 करेंगे 3 आ जाएगा।
3 एक विषम संख्या है। q की जगह पे आप 5 रखेंगे, +1 करेंगे, 2 पंजे 10 +1 11। 11 एक विषम संख्या है। तो आपको समझ आ गया होगा कि विषम संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें कि कौन सी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के मैं एग्जाम्पल में बता देता हूँ। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। इस तरीके से ये विषम संख्या चलती चली जाएंगी। तो अब हम आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 इसी तरीके से भाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। नोट नंबर 3 लिखेंगे। जो संख्या स्वयं से 1 से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं से 1 से तथा किसी अन्य से भी विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं से 1 से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या आपको पता ही चल गई होंगी। 4, 6, 8, 9, 10। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, गुरुजी 2 क्यों नहीं, 2 भाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं कि 2 स्वयं से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता। इसीलिए 2 भाज्य संख्या नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। अब हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देते हैं। अभाज्य संख्या कुछ इस तरीके से होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि इसी तरीके से चलती है। अब नोट नंबर 4 में लिखेंगे। जो संख्या केवल 1 से
और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी एकदम डिटेल से। तो बच्चों, हमारे मन में एक सवाल आया है जो हम आपसे पूछते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, दो सम अभाज्य संख्याओं के बारे में बताओ। दो सम अभाज्य संख्या बताओ। कुछ लोग कह रहे होंगे गुरुजी 2 होता है, 6 होता है। अरे 6 तो अभाज्य होता ही नहीं है, वो तो भाज्य होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये तो आपका गलत जवाब है गुरुजी, मतलब कि गलत सवाल है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर कभी कभी बोर्ड के पेपर में ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ लेता है आपकी खोपड़ी घुमाने के लिए। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ सही क्या होगा। कभी भी यदि आपको ऐसा सवाल मिले तो उसका आंसर लिख देना कि केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। दो से अलग कोई सम अभाज्य संख्या है नहीं, सारी विषम संख्याएं ही अभाज्य है। तो बच्चों, मैं एक प्रश्न ऐसा लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, उसे मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और यह सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब को भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जिससे कि आपको रिवीजन करते टाइम आसानी हो। तो चलिए मैं आपको वो प्रश्न बता देता हूँ वह कौन सा है। तो वह प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था।
तो वह प्रश्न है, किसी पूर्णांक q के लिए एक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? आपका ऑप्शन ए है क्यू रूप का, बी है 2q रूप का, और सी है 2q+1 रूप का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो समपूर्णांक होगा वह 2q रूप में लिखा होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि वो समपूर्णांक की जगह विषम पूर्णांक पूछता समपूर्णांक की जगह विषम पूर्णांक पूछता तो हमारा विषम पूर्णांक हो जाता 2q+1। यह बात सभी को क्लियर है? सही बच्चे बताएं, यह बात सभी को क्लियर है? तो चलिए अब हम आपकी मैथ की बुक की प्रश्नावली 1.1 के 1-2 सवाल करते हैं। आपकी क्लास की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपकी प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप गुणनखंडों के गुणनफल
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसमें 5 संख्याएं दी हुई हैं। पहली है 140, 140, सेकंड है 156, 156, थर्ड है 3825, 3825, फोर्थ है 5005, 5005, और पांचवी है 7429, 7429। तो प्यारे बच्चों, हम पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले इसे 2 से सोल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 से 2 3 6, बचा 1, इंगे से ले लिया हो गए, इंगे बचा 1, इंगे ले लिया 10, हो गई 10, 2 पंजे 10, आ गया 35। तो ये अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब हम इसे 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35, आ गया 7, 7 1 7, 7 से ही कटेगा, यानी कि 7 स्वयं से ही कटेगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ चुके हैं निकलकर। दो गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी ये अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 140 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि उसके जो गुणनखंड आए वे अभाज्य संख्या ही आए, यानी कि हमें जो 140 की गुणनखंड निकालने हैं वे अभाज्य ही आए, कोई भी भाज्य संख्या ना हो। और यदि हम उन संख्याओं को आपस में गुणा करें तो वह हमारी 140 संख्या प्राप्त हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वह कैसे प्राप्त होगी। ये देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 हमें प्राप्त हो गया है। हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड करे हैं। तो इसी तरीके से ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। एक 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको घर से करना है। अब करते हैं 3825 के। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, देखते हैं 3 से नहीं कटेगा या नहीं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5। इन सभी का जोड़ करके जो संख्या आ रही है, आप लोगों को देखना है कि वे 3 से मल्टीप्लाई होती है या नहीं। तो 18 जुड़कर आ रहा है, उसमें 3 की गुणा कर 3 से कट रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 6 18।
तो ये 3 से कट जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है ये जोड़कर देखने का। तीन एकम तीन, 3 दूनी 6 बचा 2, 2 इधर आ गया होगा 22, 3 सत्ते 21 बचा एक, एक इधर आके हो गया 15, 3 पंजे 15। अब भी ये 3 से ही कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा एक, इधर आके हो गया 15, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 5 से, तो अब हो जाएगा 5 अट्ठे 40 बचा 2, इधर आके होगा 25, 5 पंजे 25। अब ये कटेगा 5 से ही। 5 एकम 5, इधर बचा 3 आके होगा 35, 3 सत्ते 5 सत्ते 35। अब 17 आ गया, 17 कटेगा 17 से। 17 एकम 17। तो हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 117। इसी तरीके से अब हम 555 के निकालते हैं। तो चलिए अब हम 555 के निकालते हैं। 5005 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 की 0, 5 एकम 5। अब भी ये 5 से ही कटेगा। हमारा 7 से, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 3, 3 इधर आके हो जाएगा 30, तो 7 चौके 28 बचा 2, इधर आके हो जाएगा 21, इधर आके हो जाएगा 21, तो 7 तिया 21 आ गया 143, जो कि कटेगा हमारा 11 से। ये हो जाएगा हमारा 11 एकम 11, बचा 3, इधर आके हो जाएगा 33, 11 33 आ गया 13, 13 कटेगा 13 से। हमारे 5 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वे हैं कुछ इस तरीके से। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी तरीके से ये भी होमवर्क से करना है आपको। ये दोनों सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको हल करने हैं। अब आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड का मतलब तो पता ही चल गया होगा। किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्याएं आई, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है
हमारा सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए। कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि HCF गुणा LCM है। HCF का मतलब तो मासा और LCM का मतलब लैसा, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। 26 और 91, 26 और 91। दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है 510 और 92। तीसरे नंबर पे ज्ञात करना है 336 और 54। हमें इन तीनों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला है जो आपको रट लेना है। वह फॉर्मूला यह है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणा LCM, यानी कि मासा गुणा लैस है। तो बच्चों मैं आपको पहले LCM यानी कि लैस है, तो बच्चों मैं आपको HCF यानी कि मेस है का अर्थ बता देता हूं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैसा का अर्थ हो जाएगा, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन
प्यारे बच्चों, मैं आपको लैसे का अर्थ बता देता हूँ। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। लैसे यानी कि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे पूर्णतः विभाजित कर दे, वह लैसे कहलाएगा। सॉरी बच्चों, वह लैसे नहीं मैसे कहलाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैसे मतलब HCF, लैसे मतलब LCM। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह आपका मैसे कहलाएगा। लैसे यानी कि LCM ठीक इसका उल्टा होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो लैसे की परिभाषा हो जाएगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम लैसे कहेंगे। अब आप सब लोग कह रहे होंगे गुरुजी आपने ये क्या पढ़ा दिया, हमें तो समझ में भी नहीं आया। तो बच्चों, मैं आपको दोबारा से एक बार प्रैक्टिकली रूप में बताता हूँ, पहले आप इसे समझिए। मैसे यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 26 और 91 का HCF होगा 13। तो 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 26 और 91 को विभाजित कर देगी। अन्यथा 13 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं, या 13 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं जो 26 और 91 को एक साथ विभाजित कर सके। 13 से छोटी संख्या तो है लेकिन बड़ी नहीं, इसीलिए मैसे की परिभाषा हो जाती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 13 इनको पूर्णतः विभाजित कर देगी। अब लेस है यानी कि LCM, 26 और 91 का LCM हो जाएगा 182। इसमें इस परिभाषा में बताया गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। 182 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 26 और 91 से विभाजित हो जाएगी। इससे अलग कोई भी ऐसी, इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो इससे विभाजित हो जाए। 182 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं जो 26 और 91 से विभाजित हो जाए, तो वह हो जाएगी LCM। तो बच्चों, मैं आपको मैसे और लैसे, HCF और LCM, HCF और LCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर देने होंगे, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब आप कह रहे होगे गुरुजी आपने HCF और LCM 26 और 91 का ऐसे कैसे बता दिया, 13 और 182। हमें तो HCF और LCM निकालना आता ही नहीं, या हम HCF और LCM निकालना भूल गए। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि HCF और LCM किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले हम करेंगे 26 के, यह 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यह कटेगा सीधा 13 से, 13 एकम 13। अब हम कर लेंगे तो यह कटेगा 7 से, 7 एकम 7, बचे 2 यहाँ गए तो हो गया 21, 7 तिया 21, हो गया 13, 13 कटेगा 13 से, आ गया। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड आए 7 गुणा 13। तो अब हमने जो दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करे हैं, उन दोनों गुणनखंडों में जो संख्या सेम होगी और ज्यादा बार आई होगी वह तो उन संख्याओं का HCF हो जाएगी। जैसे 13 इसमें दोनों में आया हुआ है, सेम है, तो इसका 13 HCF हो जाएगा। और अब हम इसकी LCM की बात करें तो LCM में जैसे 13 सेम है तो 13 को हम केवल एक ही बार लिखेंगे, गुणे में 2 और गुणे में 7। जो संख्या बार बार आई हुई है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो एक बार आई हुई है उसे एक बार ही लिखेंगे। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 13 दूना 26, 26 सत्ते 182। 26 और 91 का HCF आ जाएगा 182।